माता की। विचार हमारे मन से उठता है, विचार का बीज हमारे मन से उठता है और उसको पोषित करता है हमारा दिमाग। विचार की पावर इतनी अधिक है कि जैसे ही कोई विचार हमारे दिमाग को प्राप्त होता है, हमारा दिमाग तुरंत उसको पोषित करने लगता है। उस विचार के अनुसार ही वह सारी रचनाएं उसके आसपास की निर्मित कर देता है। इसलिए विचार घातक भी हो सकते हैं और विचार हितकारी भी होते हैं। जब हमारा विचार अपनी पूर्णता की तरफ पहुंच जाता है तो हमें लगता है कि हमने कितना अच्छा विचार सृजन किया, जिसका फल आज ये हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हमारा विचार अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त हो पाता है तो हमारे अंदर एक हीन भावना प्रज्वलित होने लगती है और वह हीनता धीरे 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 इतनी डाउन करती जाती है कि हमारे विचार हमेशा नकारात्मकता की ही ओर सोचने लगते हैं। इसलिए हमें विचारों को बहुत सोच समझ के पोषित करना चाहिए। मान लो हमारी नौकरी लगी है और हमें कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो हम रात भर सोच के हम ऐसे जाएंगे, वहाँ पे ऐसे करेंगे, ये ड्रेस पहन के जाएंगे ताकि लोगों का सम्मान मिले, लोगों का प्यार मिले। और रात भर हम यह विचार में पूरा एक सृजन कर लेते हैं जैसे वह चीज़ हमारे अनुसार ही घटित होने वाली हो, मगर वह हमारे अनुसार नहीं घटित होने वाली है। और रात भर जग के हम उस विचार को पूरा पोषित करने के पश्चात जब हम फ्रंट लाइन पे पहुँचे, मतलब ऑफिस पहुँचे, और हमारे विचारों के अनुसार वहाँ पे हमारे को वह सम्मान नहीं प्राप्त हुआ तो हमारा विचार तुरंत ध्वस्त हो जाता है। जब ध्वस्त होता है तो दिल को इतनी ठेस लगती है, क्योंकि बीज कहाँ से निकला? दिल से। और पोषित कौन कर रहा है? दिमाग। क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की ही तरह है। हम जिस चीज़ को उसमें भेजते हैं वह उसके अनुसार ही उसके चारों तरफ का वातावरण ढालने लगता है। हम किसी के प्रति अगर बुरे विचार रखते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको जो है मैं नीचे झुका के रहूँगा, या इस टाइप से कोई विचार उसके अंदर ये पैबस्त हैं या पुराने जख्म हैं, तो हमारा दिमाग उस विचार को बीज के रूप में अपने उसमें समाहित करके और उसके चारों तरफ वैसा भूमिका रचता है। अब व्यक्ति नीचे गिराने की सोचते सोचते खुद ब खुद गिरने लगता है। अगर उसके विचार के अनुसार उसने सामने वाले को नीचे नहीं झुकाया तो वह स्वयं ही नीचे की तरफ जाने लगता है, जिसके कारण वह सामने वाले का अहित तो कम करता है, अपना अहित ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसके विचारों में सिर्फ निगेटिविटी भरी हुई है। वह पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा है और निगेटिव सोचते सोचते वह इतना निगेटिव चला जाता है कि विचारों को फिर अपने अनुसार ढाल के उनको ही सही मानने लगता है और बाकियों के विचारों की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। हम लोग एक तरह से इसको और भी समझ सकते हैं। हमने देखा है ऑफिस में या घर में कोई वार्तालाप हो रही है तो उसमें होता है कि मीटिंग करनी है। तो मीटिंग क्या है? मीटिंग यही तो है कि 4 लोग, 6 लोग या 10 लोग बैठ के सबने जो जो उस विषय के विषय में विचार करके जो भी गणना की या जो भी संरचना की, वो अपने अपने विचार को लिखित या मौखिक रूप में पेश करते हैं। अब सबके सामने सबने अपने अपने विचार रखे, तब उसमें एक न्यायाधीश होता है जो जजमेंट लेता है कि किसके विचार के अनुसार हम चलें। जब वहाँ पे इतने लोग विचार देते हैं तो वहाँ पे एक न्यायाधीश है
जो जजमेंट करता है। उसी तरह से जब हम किसी विचार को पोषित करते हैं तो हमारे अंदर भी एक न्यायाधीश है जिसको ये जजमेंट करना चाहिए कि हम इस विचार को सामने प्रेषित करें या ना करें। हमारे इस विचार से सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, क्या लगेगा। कुछ लोगों का तो विचार ऐसे होते हैं कि अपने विचार को प्रेषित करके दूसरे को डिप्रेशन में डालना, दूसरे को हीनता महसूस कराना। आखिर दूसरे को हीनता महसूस कराते कराते तुम खुद भी तो उसमें डूबने लगे। एक चीज़ बताओ, तुम नदी में तैर रहे हो और किसी दूसरे को बचाने जा रहे हो, तो वह व्यक्ति डूब रहा है, वो गीला है तो तुम गीले होके ही तो उसको बचाओगे। ये तो नहीं है कि ना तैर के किनारे ही खड़े होके बचा लोगे, तुम्हें भी उसके साथ तैरना पड़ेगा। जब तुम्हें उसके साथ तैरना पड़ेगा तभी तुम उसको बचा पाओगे। इसी तरह से जब हम अपने विचारों को पोषित करते हैं तो हमें भी उन विचारों के अनुसार चलना पड़ता है। अगर नकारात्मकता सोच रहे हैं तो हम हमेशा नकारात्मक ही सोचते रहेंगे, कभी सकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि विचारों की उत्पत्ति हमारे हृदय से तो होती है, प्रेम या दुख के कारण या घृणा या हीन भावना के कारण, किसी भी कारण से हमारे दिल से वह विचार की बीज उत्पन्न होता है और दिमाग उसको प्रोषित करता है। इसलिए दिल को हम इतना मोह में मत फांसें या इतना किसी के विरुद्ध ना हो जाए कि हमें ज़्यादा प्यार मिलेगा तो भी ठोकर मिलेगी और ज़्यादा दुष्टता करेंगे तो भी ठोकर मिलेगी। इसलिए सम रह के विचार को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, अच्छे विचारों को लाना चाहिए, ताकि मैं दूसरों के लिए अच्छे विचार लाऊंगा तो हमारे लिए दूसरों के विचार भी अच्छे होंगे। अगर मैं दूसरों को अच्छे विचार देता हूँ तो वो भी यह सोचेंगे कि फलाने ने मेरे को यह विचार दिया जिसके कारण आज मैं संभल पाया, तो आपके बुरे समय में वो भी आपके लिए अच्छे ही विचार प्रेषित करेगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, हम लोग जैसे मोबाइल खरीदते हैं, कुछ चीज़ें उसमें इनबिल्ट होती हैं जिनको अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारे मोबाइल के चलने में दिक्कतें पैदा होने लगती हैं, क्योंकि वो पहले से ही इनबिल्ट है। उसी तरह से हम अपनी माताओं बहनों से भी आज कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। हमने यह देखा है कि हमारी जो बेटियां बहनें होती हैं तो बचपन में वो पैर एक किनारे करके मोड़ के बैठती हैं। उनके अंदर फुर्ती होती है, चुस्ती होती है, मोटापा कम होता है, कमर कम चौड़ी होती है। क्यों? वे कन्याएं या बहनें या माताएं उस मुद्रा में क्यों बैठने लगती हैं? क्योंकि हमारे अंदर जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो इनबिल्ट होता है, वह रोता है, हंसता है, पैर चलाता है। इसी तरह से हमारे अंदर यह भी तो इनबिल्ट है कि हम पैर किनारे करके बैठें, और पुरुष पैर को मोड़ के बैठते हैं या फिर पलथी मार के बैठते हैं। लेकिन आजकल क्या है, लोग जैसे देखने एक लड़की को गए तो सोफ़े का इस्तेमाल होता है, तो लोग कह सकते हैं नहीं, लड़कियां पैर मोड़ के नहीं बैठती। लेकिन अगर हम पुराने समय को देखें, उस समय आप देखें तो अधिकतर जब भी हम लोग किसी कन्या को देखने जाते थे तो कन्या हमेशा पैर मोड़ के बैठती थी, कभी पलथी मार के नहीं बैठती थी, जिसका इतना प्रभाव होता है हमारे शरीर में कि हमारी माताओं बहनों को इससे बहुत लाभ होता है। मगर जब उम्र के हिसाब से वो आगे बढ़ती हैं तो जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा बायां हिस्सा दिमाग का जन्म लेने के पश्चात आरंभ होता है, तो वह सब गुणा भाग करके हमारी इनबिल्ट चीज़ों को डिलीट करने लगता है,
जिसके कारण हम अपनी वो पुरानी आदतों को छोड़ने लगते हैं। जब हम वो पुरानी आदतों को छोड़ते हैं तो हमारी तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पैर किनारे करके बैठने से ये फ़ायदे हैं। अब हम पैर को पलथी मार के, आप किसी भी माँ या दादी को आप देखिए, वो आपको हमेशा पलथी मार के ही बैठी दिखेंगी, कभी साइड में पैर करके मोड़ के नहीं बैठी दिखेंगी। शायद कोई 100 में एक निकल आए तो निकल आए, वरना यह चीज़ नहीं दृष्टिगत होती है। लेकिन हमको इन्हें रखना है, इनसे हमको बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है हमारा हाजमा सही रहता है। दूसरा फ़ायदा है कि हम जब पैर को बाईं तरफ मोड़ के रखते हैं तो हमारी बाईं तरफ और दाहिनी तरफ की दोनों नसें खिंचती हैं, और अगर हम दाहिनी तरफ मोड़ के रखते हैं तो भी दोनों ही तरफ की नसें खिंचती हैं। एक तरफ झुकाव होता है, एक तरफ खिंचाव होता है, जिससे हमारी नसों में जमा हुआ गंदगी साफ़ होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी माताएं बहनों को इसी तरह बैठना चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा में बैठने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कन्याओं में सौम्यता आती है। जब तक कन्याएं होती हैं तो वो सौम्य होती हैं, और जब वो सास बन जाती हैं तो उनके अंदर एक मजबूती आती है। आप खुद देखते होंगे, एक कन्या के ऊपर सभी लोग कंट्रोल रखते हैं, सभी लोग दबाव बनाते हैं, लेकिन वही कन्या जब सास बन जाती है तो वह सबके ऊपर कंट्रोल करती है। यानी जो उसकी सास ने किया वही वह अपनी बहुरिया के साथ कर रही सास बन के। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी सौम्यता को खोने लगते हैं, तो हमारे घर से प्रेम का वातावरण ख़त्म होने लगता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जिन कन्याओं या माताओं या बहनों को कार्य करना है, कहीं पे अपने को मतलब कमाने के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए कार्य करना है, तो उनके अंदर सौम्यता नहीं चाहिए, उनके अंदर एक तेजपन चाहिए। और उस तेजपन को धारण करने के लिए हमें इस मुद्रा में नहीं बैठना है, क्योंकि अगर हम इस मुद्रा में बैठेंगे तो हम बाहर में कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पुरुष के लिए एक अलग आसन और स्त्री के लिए एक अलग आसन, जो कि परमेश्वर खुद इनबिल्ट करके भेजता है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते हैं। अगर कन्या इस आसन पर बैठ के बाहर जाके सौम्यता दिखाएंगी तो हमारी कन्याएं बाहर हमेशा परेशान होती रहेंगी, क्योंकि कमज़ोर को सभी दबाना चाहते हैं। और जब कन्याएं पैर को मोड़ के, जिस मुद्रा में मैंने हाथ जोड़ के ध्यान करने को बोला है, तो उनके अंदर एक तेजपन आता है। बाहर हमें तेजपन चाहिए, लेकिन घर में हमें सौम्यता चाहिए, प्रेम चाहिए, ना कि तेजपन चाहिए। इसलिए जो कन्याएं, माताएं, बहनें जो बाहर जाके कार्य करती हैं, वो हमेशा पैर को मोड़ के और उसके ऊपर आधे से 1 घंटा, जो भी उनकी क्षमता हो, बैठें। मैंने आपको दोनों ही आसन का महत्व बता दिया। अब जिन कन्याओं माताओं को अपने घर में प्रेम चाहिए, वो पैर मोड़ के बैठें। जिनके यहाँ कार्य करने ही स्त्रियों को जाना है, या बच्चों को, बिटियाओं को जाना है, या बहनों को जाना है, उन्हें मजबूती और उसके लिए पैर को घुटने मोड़ के पैरों के ऊपर बैठें। जय भोले, जय माता की। धन्यवाद।